बात है जो हम सभी को एकत्रित रखता है, वो भारत के छात्र फेडरेशन का जो स्लोगन है, जो एक जनवाद समाजवाद, एक समाज ऐसे देखने की बात करता है जिस समाज में सबका अधिकारों की लड़ाई, सबकी शिक्षा की लड़ाई, सबके अधिकार और जीने का, हक से जीने का जो लड़ाई, उसकी बात करता है। हालांकि आज हम लोग यहाँ पे सबको इकट्ठा हुए, खुशी का मौका है कि छात्र संघ का जो कार्यालय है उसका उद्घाटन हो रहा है। ये बहुत गर्व की बात है। आज जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, जेएनयू जो छात्र संघ के तरफ से हो, भारत के छात्र फेडरेशन के तरफ से हो, आप सभी को बधाई देती हूँ कि आज अगर ये छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हो पा रहा है, इनमें आप सभी का जो कंट्रीब्यूशन है, आप सभी का जो मेहनत है, वो सबसे पहले उसकी दाद देने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप लोग इस लड़ाई को आगे लेके नहीं जाते, अगर आप लोग ये हौसला नहीं रखते, अगर आप लोग ये सपना नहीं देखते, तो शायद आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होके ये सपना पूरा करने का, इस सपने में सब कोई खुश होने का ये सपना नहीं देख पाते। सो सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, क्योंकि अगर भारत के छात्र फेडरेशन इस छात्र संघ की चुनाव में अगर अव्वल आया है, अगर अच्छा किया है और जीता है, यह आप सभी का मेहनत है, आप सभी के मेहनत के वजह से। लेकिन किस बात से यहाँ के जो छात्राएं हैं या तमाम सारे इतिहास को हम लोग अगर देख ले, झुंझुनू का इस इतिहास को अगर हम लोग देख ले, तो किस बात है कि भारत के छात्र फेडरेशन के तले, बैनर तले तमाम सारे साथी हमारे इतिहास से हो, आज हो, इस बैनर तले जुड़ रहे हैं। क्योंकि भारत की छात्र फेडरेशन की जो बात है, जो नीति की बात है, उस नीति की लड़ाई की बात है। यहाँ पे तमाम सारे छात्र संगठन आ रहे जा रहे हैं, देश की बात में आएंगे। लेकिन अगर प्रदेश में भी देखें, राजस्थान के अंदर देखें, झुंझुनू के अंदर देखें, तमाम सारे अच्छे छात्र संगठन होंगे। लेकिन नीति को लेके बात, पढ़ाई को लेके बात, पढ़ाई में एक ऑल्टरनेटिव मोड को लेके बात अगर कोई कर सकता है, सार्वजनिक शिक्षा को बचाने की लड़ाई की बात आज के समय पे कर रहा है, स्कूल कॉलेज की शिक्षा, यूनिवर्सिटीज की शिक्षा बचाने की लड़ाई अगर कोई कर रहा है, तो भारत का छात्र फेडरेशन है। अगर छात्रों का हितों की बात कोई कर रहा है, तो वो भारत का छात्र फेडरेशन है। आप तमाम सारे छात्र संगठन उनको देखेंगे, वो अगर किसी चीज का बात करते हैं तो उनके जो सरकारें हैं, वो सरकारें जो नीति लेके आ रहे हैं, उन्हीं के प्रचार करने में उठ बैठ कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत की छात्र फेडरेशन को आप लोग देखेंगे, तो तमाम सारे हर दिन जो स्कूल कॉलेज में दिक्कतें हो रही है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में हर दिन स्टूडेंट्स की जो दिक्कतें हो रही है, उन दिक्कतों को सामने रखना, उन दिक्कतों को किस तरीके से छात्राओं को साथ में लेते हुए उस दिक्कतों में अपना एक सोल्यूशन ढूंढना और लड़ाई को लड़ते हुए सोल्यूशन को ढूंढना, ये भारत के छात्र फेडरेशन ने हम सभी को सिखाया है। और इसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, जिस ऊर्जा के साथ हम लोगों ने चुनाव सिर्फ लड़ा नहीं है, जीता है। राजस्थान के अंदर पैंडेमिक के बाद एक बहुत कठिन दौर गया है, सब छात्राओं को पता है, ये मेरा अकेले का अनुभव नहीं है। यहाँ पे जितने सारे छात्राएं बैठे हैं, खास करके जो महिलाएं बैठे हैं, जो ऐसे छात्राएं बैठे हैं जो पिछड़े तबके से आते हैं, हम सभी को पता है एक पैंडेमिक का ऐसा दौर था जिस दौर में 25 मार्च 2020 हर एक कोई छात्र के जिंदगी में ऐसा दिन होगा जो जिंदगी में हम लोग भूलेंगे नहीं, जब आके अचानक से प्रधानमंत्री देश का बता देता है कि स्कूल कॉलेजेस आज से बंद है। और उसके बाद हमें पता नहीं होता है कि स्कूल कब खुलेंगे, कॉलेजेस कैसे खुलेंगे, पढ़ाई हम लोग कैसे करेंगे। ऐसा एक समय जब चुनौती का समय था, जिस समय पे बहुत सारे छात्रों को लगा था कि शायद स्कूल का दरवाजा देखना, फिर से कॉलेजेस में वापस जाना, अपने टीचर्स को देखना, अपने स्टाफ के पास वापस जाना शायद कभी नामुमकिन हमारे लिए होगा। उस समय पे हमने देखा है कि भारत का छात्र फेडरेशन था जिन्होंने विश्वास रखा, स्टूडेंट्स को एकत्रित रखा एवं 2 साल तक ये लड़ाई को लड़ी कि अगर देश भर में सब कुछ चल सकता है तो पढ़ाई सबसे ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे पहली खुलनी चाहिए। स्कूल कॉलेजेस का हमारे लिए इस देश के होना, हर एक प्रदेश में होना कितना ज्यादा जरूरतमंद है। एवं उसके बाद जब छात्र संघ चुनाव विभिन्न जगह में हुआ, राजस्थान में हुआ, इस प्रदेश में हुआ, हमने देखा कि SFI ऐसा छात्र संगठन था जिसने हर एक जगह पे नीतियों पे लड़के, नीतियों पे लड़के, छात्रों की बात करके हर एक जगह पे छात्र संगठन की जो छात्र संघ की जो लड़ाई है, जो चुनाव है, उसको जीता। अब देश भर में एक बहुत कठिन समय चल रहा है। बहुत सारे साथियों ने इस अपने बातों में रखा है कि देश भर में बहुत कठिन समय चल रहा है और आज के समय में जो हम युवाएं हैं, छात्राएं हैं, हम लोगों के लिए ये क्यों ज्यादा जरूरी इस समय पे है। जरूरी तो हर वक्त था, पढ़ाई करना जरूरी हर वक्त है, छात्र संगठन करना जरूरी है,
लेकिन खास करके आज के समय में सब क्यों जोर दे रहे हैं कि आज का समय जो है, आज का समय ऐसा है, सार्वजनिक शिक्षा का जो ऐसा माहौल है, ऐसा दौर है, क्या ऐसा जरूरतमंद चीज है जिसके लिए हम लोग बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि आज के समय पे जो छात्राएं हैं उनको समझनी चाहिए कि शिक्षा का कितना जरूरत एक रोल है एक हमारी जिंदगी में, एक समाज के प्रति। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि जो सार्वजनिक शिक्षा का बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, आप लोग बहुत सारे लोग हम सुन रहे थे, जो लोग यहाँ पे कार्यक्रम पेश करने आ रहे थे उनका तो सुनाई दे रहा था कि मास्टर्स कर रहे, कोई फाइनल ईयर में है, कोई बैचलर्स में पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन करने आए होंगे, बहुत सारे लोग रिसर्च में जाने के भी सपना जरूर देखते होंगे या कोई नौकरी में जाने के जरूर सपने देखते होंगे। लेकिन इन तमाम सारी चीजों में अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि शिक्षा का एक तरीके से बाजारीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। आप लोग खुद देख लीजिए अपने समय पे कि जिस तरीके से एक समय पे स्कूल कॉलेजेस में फीस एक तरीके का हुआ करता था और आज के समय पे जिस तरीके से फीस का बढ़ोतरी हो रहा है, बहुत सारे तमाम सारे हमारे आसपास ऐसे छात्राएं होंगे जिन्होंने सोच में मजबूर किया जा रहा है कि आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करोगे तो आपको 2 साल पैसे देने पड़ेंगे। आपको 2 साल पैसे देने पड़ेंगे तो आपको सोचना पड़ रहा है कि कॉलेज जाना सही रहेगा या घर बैठे और कुछ कर ले जिससे मेरा नौकरी हो जाए, किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर ले, ये सही रहेगा। ऐसा स्थिति आ गया है आज के समय में। अगर मास्टर्स करने के बाद भी एक स्टूडेंट सोचता है कि वो रिसर्च करने जाएगा, पीएचडी करने जाएगा, दिल्ली में पढ़ने जाएगा, तो उसे सोचना पड़ता है कि अगर पढ़ने चले भी जाए किसी तरीके से पैसे इकट्ठा करने, अगर हॉस्टल नहीं होगा वहां पे सुविधाएं, खास करके लड़कियों के लिए जो गांव से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए अगर हॉस्टल नहीं होगा, हॉस्टल में सुविधाएं नहीं होगी, खाना पीना नहीं होगा। एक साथ कॉमरेड बता रहे थे कि मेस का खाना पूरे महीने का 17 रुपए में आता था, एक समय पे ऐसा होता था। लेकिन आज के समय पे हम लोग अगर सार्वजनिक शिक्षा की जगह देख ले, गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का हालत देख ले, तो हम देख रहे हैं हर दिन, प्रतिदिन, हर साल जो एकेडमिक ईयर आ रहा है वहां पे फीस का बढ़ोतरी हो रहा है एवं इसका एक लॉजिक दिया जा रहा है, एक लॉजिक इसके साथ दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फीस बढ़ोतरी हो रहा है और हमें और आपको कुछ बोला नहीं जा रहा है। हमें और आपको ये बोला जा रहा है कि अगर पैसे बढ़ाए जाएंगे तो सुविधाएं बेहतर मिलेंगी। हमें और आपको ये बोला जा रहा है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो सुविधाएं बेहतरी होगी। लेकिन हमने भी इस देश के अंदर ही देखा है कि सार्वजनिक शिक्षा के ऐसे जगह है, आप एम्स उठा के देख लीजिए, जिस यूनिवर्सिटी से हम आते हैं, जेएनयू उठा के देख लीजिए, सार्वजनिक शिक्षा की जगह है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां पे फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए और फीस स्ट्रक्चर देख के आप देख लीजिए कि आज के समय पे वही सरकार जो एक तरफ हमें बोल रहा है कि नहीं प्राइवेटाइजेशन होगा तो बेहतर फैसिलिटी मिलेगा, उसी गवर्नमेंट रैंकिंग में, उसी सरकार की गवर्नमेंट रैंकिंग में यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, वो समझते हैं, एनआईआरएफ की स्टूडेंट्स है, एनआईआरएफ का जो रैंकिंग हो रहा है, जेएनयू जैसे संस्थान एवं तमाम सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उसमें से सबसे हाईएस्ट रैंकिंग में आ रहे हैं। तो ये जो लॉजिक हमारे सामने बहुत छोटे से दिया जाता है कि बेहतर सुविधा वो है जहां पे निजीकरण ज्यादा अच्छा, बेहतर सुविधा वहां मिलेगी जहां पे प्राइवेटाइजेशन ऐसा अच्छा होगा, ये कुछ नहीं है। ये ऐसा एक सोच हमारे अंदर डालने के लिए है कि सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उनके तरफ हम लोग ना देखें, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी बेहतरी की मांग ना करें। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल सही से काम नहीं कर रहा है, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सही से काम नहीं कर रहा है, इसमें गलती किसका है? गलती स्टूडेंट का है या उस सरकार का है जिसके बैनर तले वो स्कूल या कॉलेजेस चलते हैं? ये पूछने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि अगर एक जगह में, एक इलाका में एक गवर्नमेंट स्कूल सही से नहीं चल पा रहा है, ये किसका गलती है? ये उस प्रशासन का गलती है जो उस गवर्नमेंट स्कूल को ठीक से चलाना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप लोग अपना स्कूल जाके, उस कॉलेज जाके, उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अपना पढ़ाई कम कीमत में कर पाए, क्योंकि वो चाहता है कि जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, जो बार बार हम लोग बोलते हैं कि सबके लिए होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए, वो सबका अधिकार सबके तक पहुंच तभी पाएगा जब वो सार्वजनिक होगा। क्योंकि एक कॉलेज में अगर आपका कॉलेज का फीस 10,000, 15,000 होगा, वो सार्वजनिक शिक्षा नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उन चुनिंदा किसी लोगों के लिए होगा जो 10,000 या 15,000 अपना पॉकेट से निकाल सकते हैं। और शिक्षा ऐसा चीज है जिसके लिए हर कोई अपने परिवार से चाहेगा कि उसके घर पे जो बच्चा है वो एक कोई एटलीस्ट अपना पढ़ाई प्राप्त कर ले, तो अपना वो पूरा मेहनत अपने परिवार में सब कुछ दांव पे लगा देगा कि वो अपने बच्चा
को जो है शिक्षित कर पाए। और वहीं पे भारत का छात्र फेडरेशन का यही मांग है कि ज्यादा से ज्यादा जो सार्वजनिक शिक्षा के इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट जो स्कूल कॉलेजेस है, उसको आने वाले समय में और मजबूत किया जाए। और मजबूत क्यों किया जाए? क्योंकि अगर हम सार्वजनिक शिक्षा को आज के समय पे मजबूत नहीं कर पाएंगे तो ये मान लिख के लीजिए चलिए कि आने वाले जो पीढ़ी होगा 10 साल बाद कोई भी शिक्षा इस तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएगा जो आज के समय पे बच्चे कर पा रहे हैं। ये सोचने की बात है कि हम सबको यहाँ पे जो छात्राएं बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं कि पूर्व छात्राएं थे, आज यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, या आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारे छात्राएं हैं जो प्रिंसिपल्स बनने चाहते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं। हम लोग एक बार सोच के देखते हैं कि अगर हमें ये सार्वजनिक शिक्षा, ये शिक्षा हमें नहीं मिल पाती है, क्या हम लोग उस जगह पे पहुंच पाते जहां पे आज हम लोग पहुंच पाए हैं? क्या आज हम लोग इस बात को सोच पाते, ये सपना देख पाते कि अगर हमें डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी बनना है जिंदगी में, अगर वो शिक्षा हमें सार्वजनिक तौर में मिल नहीं पाती, क्या आज हम लोग यहाँ पे खड़े होकर एकत्रित होकर इसी कॉलेज के अंदर ये छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन के लिए एकत्रित हो पाते? नहीं हो पाते। क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेजेस में आप जाएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, जो सबसे बड़ी बात है वो है कि आपकी छात्र हितों को सबसे पहले ले लिया जाता था। आपको बोला जाता है यहाँ पे छात्र हितों की बात नहीं होगी, यहाँ पे प्रशासन जिस तरीके से आपसे बात करेगा उसी तरीके से चाहेगा, प्रशासन जैसे फीस यहाँ पे इकट्ठा बोलेगा कि आपको फीस देना पड़ेगा, उसी तरीके से चले। लेकिन हमने देखा है कि भारत के छात्र फेडरेशन हर एक जगह पे, SFI ने हर एक जगह पे, चाहे वो इस झुंझुनू की धरती हो, राजस्थान में हो या देश भर में हो, इस बात का ऐलान किया है आज के समय पे कि नई शिक्षा नीति के दौर में, नई शिक्षा नीति, जब सारे छात्र इस बात का वेट कर रहे थे कि एक नया शिक्षा नीति आएगा जो शिक्षा का प्रांगण में शिक्षा को एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दे पाएगा, उसी समय पे हमने देखा कि भाजपा का जो सरकार है, केंद्र का जो सरकार है, उसने ऐसा शिक्षा नीति हमारे सामने लेके आया जो बार बार ये प्रदेश में भी आ रहा है कि प्राइवेट शिक्षा, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, बाजारीकरण शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा होगा। ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, कोई सोसाइटी होगा, कोई NGO होगा, वो स्कूल का देखरेख करेगा। अगर वो देखरेख करेगा, उसका जितना खर्चा पानी होगा वो स्टूडेंट से लिया जाएगा। और आप लोग जानते ही हैं कि एक स्कूल कॉलेज चलाने में जितना फंड जरूरत होता है, अगर वही फंड स्टूडेंट से लिया जाए तो स्टूडेंट्स को वो फीस वृद्धि के तौर पे मिलेगा और स्टूडेंट्स को एक हायर फीस में स्कूल कॉलेजेस में आना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो बात हम लोग बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय पे देश में जिस तरीके शिक्षा के आंगन में हम लोग देखें कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बार बार एक तरीके का राजनीति को धकेला जा रहा है। अगर आप छात्र हैं तो सबसे पहले आपका छात्रा होने का जो आइडेंटिटी है वो उसको नहीं देखा जा रहा, आप कौन से जाति से आते हैं, कौन से धर्म से आते हैं। आज 17 जनवरी है, ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को शायद याद होगा 2016 17 जनवरी रोहित वेमुला, आज शहादत दिवस है रोहित वेमुला का। रोहित वेमुला कौन थे? रोहित वेमुला एक रिसर्च स्कॉलर थे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में है, उपस्थित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे रिसर्च स्कॉलर थे और उनको प्रति महीने उनका रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप मिलता था। उस समय पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो MHRD हुआ करता था, उसका मंत्रालय में थे स्मृति ईरानी, एवं उनके मंत्रालय ने उस रिसर्च स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। जब वहां के कुछ छात्र जो दलित समुदाय से आते थे, पिछड़े वर्ग से आते थे, उन्होंने आंदोलन करने का सोचा, भूख हड़ताल करने का सोचा, सरकार ने ये बोल दिया हमें आपकी स्कॉलरशिप से कोई मतलब नहीं है। और फिर रोहित वेमुला जैसे एक शख्सियत को अपना जान लेनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने एक चीज बता के गए कि मुझे बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना था इस देश के अंदर, लेकिन वो सपना मैंने देखने के बाद भी पूरा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मैं ऐसे जाति से आता हूं कि उस जाति के नाम पे जिस तरीके से आज के समय पे राजनीति किया जा रहा है, जिस तरीके से एक छात्र होने के नाते मैं पढ़ना चाहता था, मैं एक सपना देखना चाहता था, वो सपना का साकार करना चाहता था, लेकिन इस देश के अंदर जिस तरीके से लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि हमारे जैसे लोग जो दलित समुदाय से आते, पिछड़े वर्ग से आते, वो पढ़ लिख ले। वो इसीलिए इस तरीके का स्कॉलरशिप रोक देते हैं। आप लोग हाल ही में सुने हैं मानव स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए होते हैं,
1 से 8वीं कक्षा तक का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो SC ST OBC स्टूडेंट्स को दिया जाता है, इन तमाम सारे स्कॉलरशिप को हाल ही में केंद्र के सरकार ने बंद कर दिया है। अब आप बताइए, जब हम लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा का स्तर देश के अंदर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, एकेडमिक क्वालिटी जो है धीरे धीरे गिरता जा रहा है, हम लोग क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो एक स्कॉलरशिप होने के कारण तमाम सारे स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई करने का आगे सोचने का एक सपना देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप हमें महीने पे मिलता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे JNU में भी पढ़ते हैं, राजस्थान से जाते हैं, उनको 25,000 30,000 स्कॉलरशिप मिलता है। वो तमाम सारे स्कॉलरशिप से सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, वो अपने परिवार को भी सपोर्ट कर सकते थे। आज के समय पे उन तमाम सारे स्कॉलरशिप्स को खत्म कर दिया जा रहा है। और ये सारी चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो छात्राएं हैं, जो पढ़ने लिखने का सपना देखते हैं आने वाले समय में, इतने सारे सोच रहे हैं कि पढ़ के कुछ बनेंगे, वो पढ़ाई हो पाए। झुंझुनू में है, कॉमरेड सुभाष ने ऑलरेडी बोला है इस बात को, लेकिन ये बात बहुत गर्व की है आज जब मैं यहाँ पे झुंझुनू में हूँ। हम लोग दिल्ली में जब रहते हैं या तमाम सारे जगह में रहते हैं, हम लोग झुंझुनू का नाम सुनते हैं कि झुंझुनू में जो लोग हैं वो अपने शहादत, अपने कुर्बानी के लिए जाने जाते हैं। ये गर्व महसूस होता है कि कभी भी यहाँ की जो जनता है, इन्होंने एक बारी भी देश के लिए कुर्बानी देने के लिए एक बारी के लिए भी नहीं सोचा है। और उसी जगह में आज अगर छात्र है यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल सार्वजनिक शिक्षा की मांग कर रहे हैं, हमें पता है कि इस कॉलेज का अगर इतिहास हम लोग देख रहे हैं, उन पे लाठियां बरसाई जाती है, क्योंकि वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये बहुत तजुर्बे की बात है। 2023 में खड़े होके जब स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, जब वो बोल रहे हैं हमें लाइब्रेरी चाहिए, हमें किताब चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, हमारे पास ऐसा सरकार है जो बोल रहा है कि नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि वो पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, वो तो लड़ेंगे और पूछेंगे। क्योंकि समाज में 75 साल में, इस भारत के स्वाधीनता के इतिहास में 75 साल में जो सपना बाबा साहेब अम्बेडकर, जो सपना भगत सिंह ने देखा था कि जब अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ लड़ाई करके कभी आजाद नहीं होंगे, सिर्फ वो एक तरीके का आजादी है। लेकिन अगर हम लोग सही मायने में आजाद होंगे, तब आजाद होंगे जब हमारे देश के अंदर जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, जो मजदूर वर्ग के इंसान हैं, वो अपना सर ऊंचा करके इस देश के अंदर जी पाएंगे। जब अपना सर ऊंचा करके इस देश के अंदर अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ पाएंगे। और 1 साल पुरानी बात है कि इस दिल्ली के अंदर आप लोग, भारत के छात्र फेडरेशन के लोग जो राजस्थान से हैं, आप लोग बॉर्डर में बैठे थे किसानों के साथ, तमाम सारे जिलों में। आप लोगों को तो पता है, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जो इस देश में आज के समय पे अगर हमें अनाज मिल पाता है, ऐसे परिवारों से आते हैं कि हर दिन आप लोग अपना मेहनत करते, लड़ाई करते अपने घर परिवार में, कि किसान खेती जो करता है, हम लोगों ने देखा यही सरकार है जो किसानों पे लाठियां चलाई, गोलियां बरसाई। एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि अगर किसान अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो जरूर कुछ दिक्कत हो रहा होगा, उनसे बात कर लेनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि किसान भी डटे रहे, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उस नाइंसाफी के साथ, उस गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारा नैतिक दायित्व है और ये हमें करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम लोग गलत को गलत और सही को सही नहीं बोलेंगे, इस जिंदगी के अंदर, इस समाज के अंदर कुछ भी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। और भारत का छात्र फेडरेशन ये गर्व होता है बताने में कि ऐसा संगठन है जो हमें हर दिन इस बात को सिखाता है कि हर दिन इस समाज के अंदर, हमारी पढ़ाई के क्षेत्र में, हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, शिक्षा संस्थानों में अगर कुछ गलत हो रहा है, उस गलत के खिलाफ आवाज उठाना भारत के छात्र फेडरेशन हमें सिखाता है। और ये सिखाता है कि ये आवाज हमें एकत्रित तरीके से उठाने की जरूरत है। अब एवं तमाम आज के समय पे दिक्कतें जरूर है, लेकिन जब आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये बात भी बोलने की जरूरत है कि तमाम सारे दिक्कतों के बावजूद ये ऐसा संगठन है देश भर के अंदर, भारत का छात्र फेडरेशन, जो ये लड़ाई को एकदम सामने के तरीके से लड़े जा रहे हैं। इस बात को बोले जा रहे हैं कि शिक्षा ऐसा चीज है जो हम लोगों को अगर मिलती है तो सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं सुधारता, हमारी जिंदगी नहीं संवारती है कि एक इंसान जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली, सिर्फ उसका जिंदगी अलग बदल गया। लेकिन हम जो अपने समाज में रहते हैं,
उस समाज को भी हम एक बदलने का जो सपना है वो सपना देखते भी है और उसको साकार भी करते हैं। और इसीलिए आज के समय पे जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, चाहे इस प्रदेश के अंदर हो, जैसे बाकी साथी बोल रहे थे, आप लोगों की अनुभूति होगी हर दिन का कि स्कूल्स कैसे प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है, सोसाइटीज के अंदर दिया जा रहा है, या पूरे केंद्र के अंदर आज के समय पे पूरे देश भर में नई शिक्षा नीति के लागू करने पे, CUET के अंदर लागू करने से कैसे कॉमन एंट्रेंस के नाम पे धांधलियां की जा रही है। तो इन तमाम सारी चीजों में हम सभी को सोचने की जरूरत है कि हम लोग किस तरीके से सार्वजनिक जो शिक्षा है उसको और अच्छे तरीके से और एकत्रित करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। और इसी के साथ आप लोगों को फिर से बधाई देते हुए मैं अपना बात खत्म करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, भारत के छात्र फेडरेशन जिंदाबाद।